Hello everyone and welcome back to the online lecture series of BSR. So in this video we are going to learn a very important topic related to bolted connection, that is design strength of bolt. तो फाइनली हम लोग डिजाइन कैसे करना है बोल्टेड कनेक्शन को वहां तक पहुंच चुके हैं. तो इसके पहले जितने भी हम थ्योरी पोर्शन देखे हैं वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको. तो देखो अपने को करना क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना. इसका मीनिंग क्या है, सपोज मैंने आपको कोई भी एक बोल्ट दिया, ठीक है, और पूछा कि आखिर में इस बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो आखिर अपने को बोल्ट का स्ट्रेंथ क्यों फाइंड आउट करना है. तो देखो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइन का अपने को लोड वाला करता है कि सपोज एक सम अमाउंट ऑफ लोड है उस स्ट्रक्चर पे, तो उतना लोड के लिए अपने को कितना नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करना है. तो नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. मतलब उस बोल्ट की कैपेसिटी क्या है वो अपने को मालूम होना चाहिए. तो देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने को जो सीखना है. तो फाइनली हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे कि आखिर बोल्ट को जो बोल्ट का स्ट्रेंथ वो कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो जब हम अपना फेल्यूर्स पढ़ रहे थे, फेल्यूर्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा कि जनरली जो बोल्ट होता है वो तीन कंडीशंस में फेल होता है. तो पहला कंडीशन क्या था, तो फेल्योर ड्यू टू शियर, सेकंड फेल्योर ड्यू टू टेंशन, एंड थर्ड वन क्या था, बियरिंग फेल्यूर, दैट इज फेल्योर ड्यू टू बियरिंग. तो देखो तो अपने को करना क्या है, तो जो बोल्ट का स्ट्रेंथ है फॉर शियर, फॉर टेंशन और फॉर बियरिंग, ये अपने को फाइंड आउट करना है. और ये तीनों में से जो मिनिमम होता है वो अपना क्या होता है, बोल्ट स्ट्रेंथ. ओके, तो देखो जनरली जब हम डिजाइन करते हैं जनरली हम जब बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करते हैं तो अपने को सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है. पहला क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शियर, और सेकंड क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग. जो टेंशन फेलियर होता है बोल्ट का वो रेयरली होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अपने को करना क्या है, फर्स्ट में क्या करना है, पहले डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर निकालना है, फिर डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग निकालना है, और इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, वो अपने क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो जाता है. ठीक है, तो देखो अपने को पहले क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, अपने को डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर निकालना है. ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर. देखो जैसा कि मैं बताया कि जो स्ट्रेंथ है डिजाइन का वो तीन ही कंडीशन में निकालना है. क्यों, क्योंकि फेलियर जो बोल्टेड का होता है किन कंडीशन होता है, वो तीन ही कंडीशन होता है. कौन से में, शियर में, टेंशन में और फेलियर में. तो टेंशन तो अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि वो माइनस केस है. ठीक है, तो अपने को किसमें जनरली फेलियर होता है, एक शियर में होता है, दूसरा किसमें होता है, बियरिंग होता है. तो अपने को क्या करना है, इन दोनों कंडीशन पे अपने को बोल्ट का स्ट्रेंथ चेक करना है कि अगर शियर है तो कितना स्ट्रेंथ होगा, अगर बियरिंग केस है तो बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना होगा, और इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू अपना क्या होता है, फाइनल डिजाइन स्ट्रेंथ रहता है बोल्ट का. ओके, तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, बोल्ट का स्ट्रेंथ निकालेंगे फॉर शियर केस. देखो तो शियर के लिए क्या होता है, फॉर्मूला अपना VNSB is equal to FU upon √3 NN into ANB plus NS into ASP. देखो ये फॉर्मूला होगा अपना इसके लिए. देखो N फॉर नॉमिनल, S फॉर शियर, V फॉर स्ट्रेंथ एंड B फॉर बोल्ट. इसका मीनिंग क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. तो अपने क्या करना है, पहले नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ निकालना है बोल्ट का. तो फॉर्मूला क्या अपना, FU upon √3 NN into ANB plus NS into ASP. तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स है आपको मालूम नहीं हो क्या है. देखो ये टर्म्स आप ऑलरेडी रिलेट कर चुके हो. तो देखो ASP क्या करना है, एरिया ऑफ बोल्टेड सेल. जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपका 16 mm का बोल्ट है, डायमीटर कितना 16 mm, तो हमने ASP कैसे निकाला था, π/4 into 16 स्क्वायर. ANB कैसे निकाला था, नेट एरिया ऑफ बोल्ट. याद आ रहा है क्या कुछ, तो नेट एरिया ऑफ बोल्ट क्या था, 0.78 टाइम्स ASB. यहाँ से आपको देखो ये दो टर्म क्लियर हो गए, ASB और ANB क्या है, तो एक तो ओवरऑल एरिया है और एक नेट एरिया है इसका बोल्ट का. तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. देखो अभी नेक्स्ट टाइप का अपना FU है. तो FU क्या होता है, FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेस. अल्टीमेट स्ट्रेस किसका, तो देखो ये अल्टीमेट स्ट्रेस जो अपना स्टील होता है, जनरली जो हम लोग स्टील यूज करते हैं, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस FU कितना होता है, 410 410 MPa. तो देखो ये जनरली वैल्यू होता है स्ट्रेस का. स्टील का स्ट्रेस कितना था, अल्टीमेट स्ट्रेस 410
MPa। लेकिन यहाँ पे जो Fu है वो स्टील का ग्रेड का है और दूसरा किस कैसे मिलता है अपने को, तो बोल्ट ग्रेड से मिलता है। आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम फर्स्ट लेक्चर सीख रहे थे, जब बोल्टेड कनेक्शन चालू किया था मैंने, तभी आपको बताया था कि दो टाइप्स के बोल्ट होते हैं। कौन से? एक तो ब्लैक बोल्ट और एक HYSD बोल्ट। तो जो ब्लैक बोल्ट होता है या HYSD बोल्ट, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि बोल्ट ग्रेड। तो सपोज आपका बोल्ट ग्रेड कितना था? 4.6 था। तो 4.6 ग्रेड के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक तो FU भी आया था और एक FY भी आया था। याद है आपको? जो FU भी क्या किया था हमने? फर्स्ट डिजिट को लिया था इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज 400 MPa। MPa इज न्यूटन पर एमोल स्क्वायर। ओके, FY भी क्या था? तो दिस FU भी इनटू सेकंड डिजिट, यानी 400 इनटू 0.6 कितना था? 240 MPa था। यहाँ पे जो FU होगा, यहाँ पे जो FU होगा, तो ये दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो अपना FU है। तो ये FU क्या है? एक जनरल है स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस स्टील का कितना होता है? 410 MPa। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है? जब आपका वाइवा होगा तो आपको क्लियर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर स्टील कितना होता है? 410। FU भी क्या है? FY भी क्या है? कहाँ से मिलता है? बोल्ट ग्रेड से मिलता है। तो बोल्ट ग्रेड अगर 4.6 है, 400 हो गया FU भी। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? स्मॉलर वैल्यू 400। तो यहाँ पे FU कितना लेना है अपने को? 400 लेना है। कैसे सॉल्व करना है? ध्यान में आया? तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना? 410 MPa। FU भी FY भी कैसे मिलेगा? आपको बोल्ट ग्रेड दिया रहेगा, तो बोल्ट ग्रेड से आपको FU भी और FY भी निकालना है। ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, एक तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील और एक अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, दोनों को कंपेयर करना है। जो छोटा वैल्यू होगा आपका क्या हो गया? FU हो गया। AN AS आपको मालूम है। अभी देखो यहाँ पे जो दो टर्म है NN और NS, ये दो टर्म क्या है? देखो जब हम जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे बोल्टेड कनेक्शन में, उसमें हमने देखा कि आइदर बोल्ट सिंगल शेयर में था, आइदर डबल शेयर में था। मतलब क्या? देखो बोल्ट सिंगल शेयर में कब होगा, डबल शेयर में कब होगा? तो देखो अगर अपना दो प्लेट्स है, दो प्लेट कनेक्ट है, तो बोल्ट ऑलवेज सिंगल शेयर में होता है। ऑलवेज ध्यान रखना अपने को। क्या होगा? अगर दो प्लेट्स कनेक्ट है, दो प्लेट्स, तो बोल्ट किस में होगा? सिंगल शेयर में होगा। तो फॉर सिंगल शेयर, अगर अपना केस क्या है? सिंगल शेयर का केस है, तो उस केस में NN का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और NS 0 हो जाता है। ध्यान से सुनना। अगर सिंगल शेयर है तो NN का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और NS होता है 0। अगर डबल शेयर है, क्या है? डबल शेयर है, तो उस केस में NN का वैल्यू होता है 2 और NS का वैल्यू होता है 1। तो देखो अभी सिंगल शेयर कब होगा, डबल शेयर कब होगा? तो अगर हम लोग सिर्फ दो प्लेट्स को कनेक्ट करें, कितने प्लेट्स है? नंबर ऑफ प्लेट्स 2 है। तो दो प्लेट्स के लिए अपना जो बोल्ट होता है ऑलवेज इन सिंगल शेयर होता है। क्या होता है? सिंगल शेयर होता है। लेकिन अगर अपना 3 प्लेट्स है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कौन सा ज्वाइंट पढ़े थे? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में देखो अगर मैंने ऊपर से भी प्लेट लगाया, नीचे से भी प्लेट लगाया, कितने प्लेट्स हो गए? देखो एक प्लेट ऊपर का, दूसरा प्लेट और नीचे का तीसरा प्लेट, कितने प्लेट्स हो गए? 3 प्लेट। तो जब 3 प्लेट्स रहेंगे तो अपना कनेक्शन क्या होगा? बोल्ट डबल शेयर होगा। तो ध्यान रखना है, फॉर सिंगल शेयर NN 1 होगा, NS 0 होगा। डबल शेयर में NN होगा 2, NS हो जाएगा 1। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आइदर सिंगल शेयर होने दो या डबल शेयर होने दो। अपने को जब डिजाइन करेंगे ऑलवेज सिंगल शेयर में ही करना है। किसमें करना है? सिंगल शेयर में। तो आप पूछोगे सर डबल शेयर को सिंगल शेयर में क्यों करना? तो क्या करना है? सिंपली सिंगल शेयर में कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा उसको इंटू 2 कर देना, तो ऑटोमेटिक को क्या होता है? डबल शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखो, सिंगल शेयर के लिए NN 1 होता है, NS 0 होता है। क्लियर? देखो यहाँ पे NN हो जाएगा 1, NS हो जाएगा 0। अगर डबल शेयर में है फिर भी आपको NN 1 लेना है, NS 0 लेना है और आंसर को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डबल शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, लेकिन आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि बोल्ट में सिंगल शेयर में कि डबल शेयर में। तो सिंगल शेयर में कब होता है? जब दो प्लेट्स कनेक्ट होते हैं। डबल शेयर में कब होगा? जब 3 प्लेट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ध्यान सुनना, 3 में डबल शेयर, 2 में सिंगल शेयर। क्लियर? तो देखो ये आपका क्या है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। फॉर्मूला क्या था? F1/3 NN ENB + NS × SB। ये दो एरिया हो गया। एरिया कैसे निकालना है आपको तो ऑलरेडी मालूम है। NN और NS क्या हो गया? तो अपना बोल्ट जो अपना कौन से शेयर में उस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया। FU क्या था? तो एक तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट होता है, जो अपना स्टील का ग्रेड है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना था? 410। और दूसरा कैसे निकालना है? बोल्ट ग्रेड से निकालना है।
इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा अपना क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। तो यहाँ पे Fe कितना हो जाएगा, दोनों में से कौन छोटा है, 400 है, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। लेकिन हम लोग क्या निकालना है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखो नॉमिनल और डिजाइन में क्या डिफरेंस है, नॉमिनल मींस क्या, उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ से डिजाइन नहीं करते, उस एक्चुअल स्ट्रेंथ को हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के बाद जो अपने को वैल्यू मिलता है वो अपना होता है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो देखो आप लोग क्या निकालना है अभी, VDSB। अभी VDSB क्या बोलोगे आप लोग, देखो यहाँ पे F और नॉमिनल था, यहाँ पे D फॉर क्या है, डिजाइन है, जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो VDSB मतलब क्या, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। मैंने ऑलरेडी दिखा दिया डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर, तो ये अपने को निकालना है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो क्या करना है अपने को, ये जो VDSB मिला है, यानी कि जो नॉमिनल मिला है, VDSB जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट, इसको हम बोलते हैं गामा MB। कैसे निकालना है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, तो नॉमिनल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे गामा MB कितना होता है, और ध्यान रखना है गामा MB का वैल्यू कितना होता है, 1.25। एकदम सिंपल है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 1.25 कर देना है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ अपने को मिल जाएगा। क्लियर, तो देखो ये अपना हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर। कितने वैल्यूज थे, दो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, कितने के लिए निकालना है, पहले तो शियर के लिए निकालना है, फिर बियरिंग के लिए निकालना है। ठीक है, हम लोग इधर बियरिंग देख लेते हैं। तो देखो अपना सेकंड क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग। तो देखो जैसे हमने शियर के लिए निकाला, वैसे हमें क्या करना है, बियरिंग के लिए निकालना है, और इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो बियरिंग के फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे भी क्या आएगा, VNPB। फॉर्मूला पे क्या होता है, ध्यान देना, 2.5 kV into D into TP into FE। तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, तो यहाँ पे भी सेम है, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग। इसको देखो यहाँ पे P फॉर बियरिंग है, ये अपना IS कोड का नोटेशन से उसको हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ को निकालेंगे, फिर से डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मिलता है अपने को मालूम है, आपको क्या मिलेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग, फॉर्मूला क्या है, 2.5 kV into D into TP into FE। देखो यहाँ पे अपना क्या है, FE क्या होता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया, FE का था अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील, कितना 418। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट FE का वैल्यू कितना लेना अपने को, 410 ले लेना है। तो यहाँ पे FE कितना होगा अपना, 410 हो गया। TP मतलब क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो देखो जो हम लोग प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज मैं दो प्लेट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, एक 10 mm का और एक 8 mm का है, तो जो मिनिमम थिकनेस होता है वो ऑलवेज कंसीडर करना है। एक 10 mm का, 8 mm का, तो कितना लोगे आप लोग, यहाँ पे 8 लोगे। अगर दोनों थिकनेस सेम है, ये भी 10 का, ये भी 10 का, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्लियर है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया। FE क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है, ऑलवेज 410 होता है। D मींस क्या, डायमीटर ऑफ बोल्ट। क्या होता है D, डायमीटर ऑफ बोल्ट। मतलब क्या, अगर आपको दिया है 10 mm का बोल्ट यूज करना है, 12 mm का बोल्ट यूज करना है, 16 mm का बोल्ट यूज करना है, तो डायरेक्टली आप D लिख सकते हो। D मींस क्या, डायमीटर ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट क्या है, kV। देखो kV कैसे फाइंड आउट करना है, kV है, kV क्या होता है, तो देखो kV के लिए 4 वैल्यू होते हैं, कितने वैल्यू होते हैं, 4 वैल्यू, और जो 4 में से जो स्मॉलर होता है अपना क्या होता है, kV का वैल्यू होता है। ठीक है, तो kV कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, E/3DO। E मींस क्या, एज डिस्टेंस। तो आपको मालूम है एज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम पिच डिस्टेंस। कल प्रीवियस वीडियो जो आपका था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो आपको एज डिस्टेंस निकालने आता है, आपको डायमीटर ऑफ होल निकालना आता है। डायमीटर ऑफ होल का कांसेप्ट ऑलरेडी मैंने क्लियर किया था। तो ये दोनों वैल्यू को पुट करके आपको पहला वैल्यू मिल जाएगा। तो जो सेकंड वैल्यू होता है क्या होता है, देखो P/3DO - 0.25। देखो ये जो सेकंड वैल्यू होता है कितना होता है kV का, तो P/3DO - 0.25। P मींस क्या, पिच डिस्टेंस। कितना होता है मिनिमम पिच डिस्टेंस, आपको ऑलरेडी बताया था 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना था, 1.7 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। तो ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, ये सब भूलना नहीं है आपको। जो आपको एज डिस्टेंस निकालने आता है, आपको डायमीटर ऑफ होल निकालने आता है,
यहाँ पे क्या पिच डिस्टेंस है, डायमीटर ऑफ होल है -0.25। तो ये हो गए दो वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या होता है, मैं नीचे लिखता हूँ, थर्ड वैल्यू क्या होता है FU B अपॉन F1। अभी आप लोग बोलोगे FUB और FY क्या है, FUB क्या होता है अपने को मालूम है, देखो बोल्ट ग्रेड से FUB मिलता है और FU कितना होता है, सॉरी FUB अपॉन FU है। देखो FUB कितना होता है आपको मालूम है, कहां से मिलता है, बोल्ट ग्रेड से, FUB बोल्ट ग्रेड। और FU कहां से मिलता है, FU अपने को वैल्यू मालूम है 410। ठीक है, दो वैल्यू का रेशियो आपको थर्ड वैल्यू मिलेगा और फोर्थ वैल्यू क्या है 1 है। देखो आपने को करना क्या है, चार वैल्यू निकालना है केबी का। पहला वैल्यू क्या है E/3DO, सेकंड क्या है P/3 डायमीटर ऑफ होल -0.25, थर्ड वैल्यू क्या है FUB/FU और लास्ट वैल्यू कितना है 1। देखो ये चार वैल्यूज मिलेंगे, ये चारों में से जो सबसे स्मॉलर वैल्यूज होगा वो अपना क्या हो जाएगा, ये एक केबी का वैल्यू हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे इस पे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे फाइंड आउट करना है। फिर भी आपको बता देता हूँ, ये सब वैल्यूज आपको मालूम है, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, डायमीटर ऑफ होल कैसे निकालते हो मालूम है। सिंपली पुट करना है, चार वैल्यूज मिलेंगे, चारों का स्मॉलर क्या होगा अपना केबी हो गया। तो ये केबी हो गया, डी मींस का डायमीटर ऑफ होल बताया आपको, टीपी मींस का थिकनेस ऑफ प्लेट और एफए मींस का अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील यानी 410। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर बेयरिंग मिल जाएगा। अपने को निकालना क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग VDPB मतलब क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला VNPB जो हमने निकाला है डिवाइड बाय गामा एन। सेम यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, देखो नॉमिनल निकालना है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे क्या कहना है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो गामा एन कितना 1.25 डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो देखो फिर से आपको पता क्लियर होता है, तो करना क्या है न्यूमेरिकली। अगर आपको मैंने पूछा कि एक 16 एम का बोल्ट है, आपको मैंने क्या दिया कि एक 16 एम का बोल्ट है और आपको क्या निकालना है, उसका डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो पहला आप लोग डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर शियर निकालोगे, दूसरा डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर बियरिंग निकालोगे और उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे और दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा, सपोज आपको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ मिला 50 किलोमीटर और एक कितना मिल गया 30 किलोमीटर, बियरिंग कितना मिला 30 किलोमीटर, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बोल्ट का 30 किलोमीटर। स्मॉलर वैल्यूज लेते हैं, क्यों, अभी आप पूछोगे स्मॉलर वैल्यू क्यों लेते हैं सर, तो उसका आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा था ओरल में आपके जनरली कि देखो यहाँ पे 50 आ है, यहाँ पे सपोज इसका वैल्यू 30 आ है, तो अपने को आंसर 30 लेना है, क्यों, या दिमाग लगाओ खुद से क्या होगा आंसर। तो देखो अगर बोल्ट का कैपेसिटी बियरिंग में कितना है 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि वो शियर में वो इतना कैपेसिटी ले सके। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर अगर 30 में फेल हो रहा है तो 50 तक पहुंचेगा क्या, नहीं। तो मिनिमम जो दोनों में से वैल्यूज है वो अपना क्या होता है डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाता है। तो फिर से देखो टर्म्स आपको सब मालूम है, ASB ASB एरिया से रिलेटेड है, कैसे निकालते हैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। FU किससे निकालना है, दो वैल्यू होता है, एक तो फॉरवर्ड टेल स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस और दूसरा किससे निकालना है, ग्रेड से निकालना है, बोल्ट ग्रेड से, दोनों में तो छोटा होगा वो गया FU। क्लियर। अभी NS क्या था, तो सिंगल शेयर और डबल शेयर था, सिंगल शेयर के लिए NS1 था, NS0 था। डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, तो जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.25 है, तो ये हो गया अपना डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अभी डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, तो पहले अपने को नॉमिनल स्ट्रेंथ निकालना है बियरिंग के लिए, तो बियरिंग के लिए नॉमिनल स्ट्रेंथ क्या है अपना, देखो 2.5 kb TP × FU। FU क्या हो गया 410 अपना मालूम है, TP मतलब क्या थिकनेस ऑफ प्लेट, D मतलब क्या डायमीटर, kb का चार वैल्यू क्या है, ये चार वैल्यू में जो छोटा वैल्यू आएगा स्मॉलर वैल्यू वो क्या हो गया अपना kb हो गया। तो देखो ये सिंपली आपका क्या हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो गया। ये सब स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है क्लियर कट। देखो 4 ही स्टेप्स है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने को बोल्ट का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो अभी इससे हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे, ये सब होने के बाद, ठीक है। ये आपको आई होप आपको डिजाइन स्टेप्स क्लियर समझ में आया है। तो देखो आज मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा आप परफेक्ट देखो इसको, कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो में, ठीक है। अभी जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।